अंग्रेजी में टेंस का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। टेंस का अध्ययन हम उसे 3 भागों में बांटकर करते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल, जो समय बीत चुका है। फ्यूचर टेंस भविष्यत काल, जो समय आने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद बनाए गए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल यह है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उसमें क्रिया के साथ प्रायः ता, ते, ती, हैं, हूँ, हो इत्यादि लगे हुए मिलेंगे। हालांकि इसी नियम के आधार पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्यों की पहचान आप नहीं कर पाएंगे। हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक वाक्य है, मैं आम खाता हूँ। हिंदी के अनुसार इसे कर्ता कहेंगे, मैं को, आम कर्म हो गया, खाता हूँ यह क्रिया हो गई। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो हिंदी से इसकी संरचना थोड़ी अलग होगी। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ यह बात ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्ब इसमें पहले अथवा 5वें रूप में देखने को आपको मिलेगा। आपने इससे पहले ग्रामर की किताब में वर्ब के विभिन्न फॉर्म्स पढ़े हैं। जैसे हम उदाहरण ईट का लें, ईट का मतलब है खाना, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। तो अंग्रेजी के मुताबिक सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम लिखेंगे आई ईट ए मैंगो। यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया, इट वर्ब हो गया और ये मैंगो जो है वह ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने पैटर्न देखा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हमें अगर ट्रांसलेशन बनाना पड़े, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा वी प्ले क्रिकेट।
आई, वी, यू, दे इत्यादि के साथ आप वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक ही बात सावधानी रखने वाली है कि जब थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, जैसे ही, शी या कोई एक नाम, तो आप देखेंगे कि वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ब का पांचवा रूप देखने को मिलेगा। हम एक ट्रांसलेशन बनाएं। वह आम खाता है, इसका ट्रांसलेशन होगा ही ईट्स ए मैंगो। यहाँ ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। आप देख रहे हैं कि वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से शी इट्स अ मैंगो, मोहन इट्स अ मैंगो। हमें इस बात को ट्रांसलेट करते समय ध्यान रखना होगा, तो हम सही ट्रांसलेशन बनाएंगे। ये जितने भी वाक्य मैंने बताए हैं, ये सभी के सभी सकारात्मक वाक्य हैं। हमें यह भी सीखना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का नियम है इसका पैटर्न होगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जैसे आई डोंट ईट ए मैंगो। मैं आम नहीं खाता हूँ। यह जो डोंट आप देख रहे हैं, यह डू नॉट है। आई डू नॉट ईट ए मैंगो, यह इसका ट्रांसलेशन हो गया। यहाँ फिर एक सावधानी रखनी है कि जब थर्ड पर्सन रहेगा, जैसे ही, शी या कोई नाम रहेगा, तो इसी डू की जगह हम डज का प्रयोग करेंगे। वह आम नहीं खाता है, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। He doesn't eat a mango या he does not eat a mango। आपने देखा कि यहाँ पर डू की जगह डज का प्रयोग हुआ है। यहाँ एक और सावधानी रखनी है जो छात्रों से गलती हो जाती है कि जब एक बार आपने डज लिख दिया, उसके बाद इट लिखेंगे, यहाँ फिर इट्स नहीं लिखना है। इस सावधानी को रखते हुए हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट रीड अ बुक। इस तरह से हम थर्ड पर्सन के अंतर्गत वाक्यों का निर्माण करेंगे।
अब इसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्या मैं आम खाता हूँ? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। इसकी संरचना अंग्रेजी में होगी डू पहले डू या डज लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। डू आई ईट ए मैंगो? क्या मैं आम खाता हूँ? यहाँ भी थर्ड पर्सन अर्थात ही, शी या कोई एक नाम के साथ वही बात लागू होगी। जैसे डज ही ईट ए मैंगो? क्या वह आम खाता है? आपने देखा कि ही के आने के बाद यहाँ डज का प्रयोग हमने किया। पुनः यह सावधानी रखेंगे कि अब इट या वर्ब का पहला रूप प्रयोग करेंगे, इट्स नहीं लिखना है। ऐसे वाक्यों में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो वहाँ भी बहुत आसान है अनुवाद करना। क्या मैं आम नहीं खाता हूँ? इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो डू या डज पहले दे देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट दे दें, उसके बाद नॉट लिखें, उसके बाद वर्ब लिखें और अंत में ऑब्जेक्ट लिखें। ट्रांसलेशन होगा डू आई नॉट ईट ए मैंगो? डू आई नॉट ईट ए मैंगो? यहाँ भी अगर थर्ड पर्सन रहता है, ही, शी इत्यादि हो, तो डू की जगह डज देंगे। डज ही नॉट ईट ए डज ही नॉट ईट ए मैंगो? क्या वह आम नहीं खाता है? डज शी नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वह क्रिकेट नहीं खेलती है? क्या वह किताब नहीं पढ़ता है? डज ही नॉट रीड ए बुक? तो इस तरह के जितने भी वाक्य आएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, उनका हम आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा वर्ब के फॉर्म्स का, और इसके बाद जब आगे टेंस पढ़ेंगे तो उनकी अधिक आवश्यकता पड़ेगी।